बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से हो। आज की जो लेक्चर वीडियो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस क्या है, इसे हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं और एनएमआर से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। ख़ासकर हम यहाँ पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे और इसके अलावा इसमें हम देखेंगे और ख़ास तौर पर हम इसमें प्रोटॉन एनएमआर और कार्बन 13 जो है वो एनएमआर की बात करेंगे और इससे हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को समझने के लिए एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी अपनी जगह इंपॉर्टेंस रखती है। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस या हम इसे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। इसकी हम बेसिक इंट्रोडक्शंस को समझेंगे कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में जो है हम किस तरह के एक फिज़िकल फिनोमेना को स्टडी करते हैं और किस तरह हमें इससे इंफॉर्मेशन मिलती है। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस या एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और F8 स्पेक्ट्रोस्कोपी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को समझने के लिए। इसमें हम इन्वायरमेंट को स्टडी करते हैं, द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जो एटम्स हैं उनकी अरेंजमेंट कैसी है और उनका इन्वायरमेंट कैसा है, वो ख़ुद किस तरह एटम आपस में अरेंज हैं और उनके अतराफ़ में जो मौजूद एटम्स हैं वो किस तरह अरेंज हैं। इसके अलावा हम इसमें ख़ास तौर पर प्रोटॉन और कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टडी करेंगे कि ये एटम्स किस तरह अरेंज होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, और इसमें हम ये भी देखेंगे कि किस तरह जो न्यूक्लिया है वो मैग्नेटिकली जो है वो एक दूसरे से क्या होते हैं, वो एक दूसरे से डिस्टिंक्ट होते हैं, डिफरेंट होते हैं। और मैग्नेटिकली डिस्टिंक्ट होने की वजह से हम किस तरह ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को समझने में हमें आसानी होती है। हमारे पास जो है वो कुछ न्यूक्लियाई हैं, वो न्यूक्लियाई जो है वो क्या करते हैं, उनके पास एक प्रॉपर्टी है जिसे हम क्या कहते हैं कि स्पिन की प्रॉपर्टी मौजूद होती है और जिसकी वजह से वो स्पिनिंग करते हैं। इस तरह उनके पास न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर्स की वैल्यू जो कि फिजिकल कांस्टेंट है वो जो है वो उनकी हमारा जो वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ को हम यूज़ करते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टडी करने के लिए और इससे हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर्स से रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन गेन करते हैं। तो ये मेन पॉइंट्स हैं, आप इन पॉइंट्स को जहन में रखिएगा और ताकि हम इसको जो है वो आगे जो है जब टॉपिक को मज़ीद डिटेल से स्टडी करेंगे तो इन पॉइंट्स को समझे बगैर हम जो है वो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम समझ नहीं सकते और हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो हमारे पास डिफरेंट न्यूक्लिया, जिस तरह हमने कहा कि उसमें एक प्रॉपर्टी है जिसमें स्पिनिंग की प्रॉपर्टी है और ये वो एलिमेंट्स, ये वो न्यूक्लियाई होते हैं कि जिनके ऑड मास होते हैं या एटॉमिक नंबर होते हैं या फिर दोनों ऑड मास और एटॉमिक नंबर होते हैं और इनके पास जो है वो क्या होती हैं, क्वांटाइज स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यूज़ होती हैं और ये वैल्यूज़ जो है वो क्या है, ये एक फिजिकल कांस्टेंट्स हैं। अब मैं आपके साथ उन न्यूक्लिया को डिस्कस कर लेता हूँ जिनके स्पिनिंग की प्रॉपर्टी होती है कि न्यूक्लिया है वो क्या करते हैं, स्पिन करते हैं और अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। Some nuclei have a property of spinning। कुछ न्यूक्लिया है जिनकी स्पिनिंग जो है वो प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रोटॉन है, ड्यूटेरियम है, नाइट्रोजन 14 है, आप हमारे पास ऑक्सीजन 17 है, फ्लोरीन और फास्फोरस 31। इसके अलावा हमारे पास क्लोरीन 35 जो है वो भी क्या है, उसमें भी क्या है, स्पिनिंग की प्रॉपर्टी मौजूद होती है। इसके अलावा हमारे पास इनके न्यूक्लिया है ऑड मास और एटॉमिक नंबर या बोथ जो है वो उनके बेस क्या होते हैं, ये हैज क्वांटाइज स्पिन एंगुलर मोमेंटम।
इनके पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम की जो है वो क्या होती है, इनकी प्रॉपर्टी होती है। ये न्यूक्लियाई जो है, इसके अलावा हम देखते हैं कि कार्बन जो है वो इनके पास जो स्पिन न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज, न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर्स हैं हर प्रोटॉन के। जिस तरह अगर हम प्रोटॉन की बात करते हैं तो न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर्स की वैल्यू हाफ होती है। इसी तरह ड्यूटेरियम की 1 होती है, कार्बन 13 की हाफ होती है। और ये न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो एक फिजिकल कांस्टेंट है। और इसमें आप जिस तरह आपके पास प्रोटॉन की है वो हाफ है न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू, इसी तरह आपके पास ड्यूटेरियम की वैल्यू 1 है, कार्बन 13 की हाफ है, और इसी तरह नाइट्रोजन 14 की जो न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है। और हमारे पास क्लोरीन 35 की जो न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू है 3/2। ड्यूटेरियम कार्बन 13 की वैल्यू हमारे पास हाफ है। फ्लोरीन के न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू हाफ है। इसी तरह फास्फोरस की भी न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है, हाफ है। क्लोरीन की वैल्यू 35, जो ऑड मास नंबर है 35, और उनके न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है हमारे पास 3/2 है। ये वैल्यूज हैं न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज हैं, और इन वैल्यूज से हमें न्यूक्लियर स्पिन स्टेट्स जो है कि कितने न्यूक्लियर अलाउड स्पिन स्टेट जो है वो किसी भी न्यूक्लियाई की हो सकती हैं, हम उनको क्या कर सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं। अलाउड न्यूक्लियर स्पिन स्टेट्स के लिए हमारे पास जो फार्मूला गिवन है वो है 2i+1। आई जो है वो न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यूज है। और इसी तरह हम देखते हैं कि अलाउड न्यूक्लियर स्पिन स्टेट्स क्या हैं और इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। allowed nuclear spin states equal to 2i+1। अगर हम बात करते हैं ये न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू, अगर हम प्रोटॉन की बात करते हैं फॉर प्रोटॉन तो 2 मल्टीप्लाई बाय हाफ न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर है +1, और तो ये 2 अलाउड स्पिन स्टेट जो हैं वो क्या हैं, प्रोटॉन के लिए हैं। और इन्हीं 2 स्पिन स्टेट्स के दरमियान जो है वो क्या होती है, न्यूक्लियर रेजोनेंस का फिनोमेना होता है, और इसमें एक हाई एनर्जी स्टेट है और एक है लो एनर्जी स्टेट। जो प्लस हाफ है वो लो एनर्जी स्टेट है कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्लॉकवाइज स्पिनिंग होती है। स्पिन स्टेट जो है वो 2 हैं प्रोटॉन के लिए, और इसमें जो क्लॉकवाइज स्पिनिंग है वो हमारे पास +1/2 है कि इसमें जो ये स्पिनिंग है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अलाइनमेंट में है। और जो माइनस है वो हाई एनर्जी स्टेट है, और ये एंटी क्लॉक स्पिनिंग है, और ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। हाई एनर्जी स्टेट है इसमें, और हम इसको जो अलाउड स्पिन स्टेट्स हैं वो +i से लेकर -i तक क्या होते हैं, हम इसको राइट करते हैं, लिखते हैं। और ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में ये 2 स्पिन स्टेट्स क्या होते हैं जो है वो हमारे पास जो है वो मिलते हैं प्रोटॉन NMR के केस में, एक लो एनर्जी स्टेट और हाई एनर्जी स्टेट। इन 2 स्टेट्स के दरमियान क्या होती है, न्यूक्लियर ट्रांजिशंस होती है। हर न्यूक्लियाई के लिए हम 2i+1 जो है वो क्या कर सकते हैं, का फार्मूला यूज करके अलाउड स्पिन न्यूक्लियर स्पिन स्टेट्स हम फाइंड। मिसाल के तौर पर अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास है +3/2, +1/2, -1/2, -3/2, जो ये 4 अलाउड स्पिन स्टेट्स है क्लोरीन एटम के लिए। तो इन स्टेट्स के दरमियान क्या होता है, क्लोरीन न्यूक्लिया जो है वो क्या करता है, रेजोनेंस करता है, न्यूक्लियर रेजोनेंस, और इससे हमें क्या होते हैं, हम उसके NMR को क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो अब हम आगे फर्दर देखेंगे कि किस तरह जो है वो न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट्स क्या होते हैं, और इसके अलावा हमारे पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम और इनका क्या रोल है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के साथ। न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट्स जो है, जो स्पिन स्टेट्स होती हैं, वो जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो उनके दरमियान उनकी एनर्जी बराबर नहीं होती। मैग्नेटिक मूवमेंट की जो वैल्यू है ये इसी जनरेट होती है क्योंकि
एक चार्ज पार्टिकल, न्यूक्लियर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तो ये जब स्पिनिंग करते हैं तो अपनी मैग्नेटिक जो है वो मूवमेंट की वैल्यू क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्रोटॉन के केस में जो हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यूज है वो ±1/2 है। जिस तरह मैग्नेटिक मूवमेंट जो है ये जनरेट होती है जब एक चार्ज पार्टिकल मूव करता है, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट ये बिल्कुल ऐसे जिस तरह डायपोल मूवमेंट की वैल्यू होती है कि जिस तरह एक पोलर मॉलिक्यूल जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उनको पास किया जाता है तो वो क्या करते हैं, ओरिएंटेशंस जो है उनकी डिफरेंट ओरिएंटेशंस होती हैं। और इसी तरह सिमिलरली न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में क्या होता है कि प्रोटॉन जो है इसी तरह चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जो है वो ओरिएंटेशन देते हैं। और प्रोटॉन जो है यहाँ पे क्लॉकवाइज स्पिनिंग है और एंटी क्लॉकवाइज क्या है, रोटेशंस है। तो ये दो रोटेशंस जो है वो प्रोटॉन जो है वो जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो हमें ये ऑब्जर्व होती है। और इन्हीं ट्रांजिशन, इन्हीं न्यूक्लियर स्पिन अलाउड स्पिन स्टेट्स के दरमियान क्या होता है, प्रोटॉन न्यूक्लिया जो है वो क्या करता है, रेजोनेंस का फिनोमेना करता है, ट्रांजिशंस का फिनोमेना करता है। और हर न्यूक्लियाई की अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है कि जब आप उसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उस मैग्नेटिक फील्ड के की वजह से क्या होता है कि उसकी एक अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। और उस फ्रीक्वेंसी से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि अगर हम इस फ्रीक्वेंसी को प्रोवाइड करेंगे तो न्यूक्लियर रेजोनेंस का फिनोमेना होगा। अब हम देखते हैं कि एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी किस तरह होती है और किस तरह जो है ये जो हमारे पास फर्स्ट के लिए आपके पास एक प्रोटॉन है, हम प्रोटॉन की बात कर लेते हैं, सिंपल न्यूक्लियाई की बात कर लेते हैं कि ये जो है हम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में जो प्रोटॉन न्यूक्लियाई का बिहेवियर देख लेते हैं। ये हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहे हैं कि बी नॉट मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें हमारे पास ये जो है ये क्लॉकवाइज स्पिनिंग है। थंब रूल की अगर हम बात करते हैं तो ये थंब रूल है कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड है और ये इसकी स्पिनिंग है क्लॉकवाइज। और ये लो एनर्जी स्टेट है क्योंकि ये जो स्पिनिंग है और जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, सिमिलर डायरेक्शन में, पैरेलल डायरेक्शन में। जबकि दूसरा न्यूक्लिया है वो क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज, और उससे मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के एंटी है। और ये हाई एनर्जी स्पिन स्टेट है फॉर प्रोटॉन और ये एंटी क्लॉकवाइज जो है वो क्या है, स्पिनिंग हो रही है। तो इसी लोअर और हाई एनर्जी लेवल्स के दरमियान जो है क्या होता है, एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी डिफरेंस या एनर्जी का डिफरेंस क्या होता है, जनरेट होता है। और उसी फ्रीक्वेंसी को हम प्रोवाइड करते हैं इनके डिफरेंस के बराबर। और फिर जो है वो न्यूक्लियर ट्रांजिशंस होती हैं और न्यूक्लियर जो है वो अपनी स्पिन को चेंज कर लेता है जब आप उसको या उसी डिफरेंस जो दोनों स्टेट्स के दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस है उतनी फ्रीक्वेंसी की अगर आप एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या होता है, न्यूक्लियर अपनी स्पिन स्टेट चेंज करके हाई एनर्जी स्टेट पे चला जाता है। फिर वो उसके बाद क्या होता है, रिलैक्सेशन होती है और वो फिर उसी एनर्जी को क्या कर रहा होता है, वो इमिट कर रहा होता है, जिसको हम रिकॉर्ड करके हमें न्यूक्लियर इन्वायरमेंट के बारे में, न्यूक्लियर की जो के बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिलती है कि वो मॉलिक्यूल में किस तरह जो है वो मौजूद है। अब हम देख लेते हैं कि ये जो क्या रिलेशनशिप है जो एनर्जी और ये जो एनर्जी ऑफ फॉर ट्रांजिशंस एंड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का, और ये किन जो है वो वेरिएबल्स पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। अब हम एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी एब्जॉर्प्शन जो है वो इन टू स्टेट्स के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस की इक्वल है, यानी कि एनर्जी ऑफ हाई एनर्जी स्टेट माइनस एनर्जी ऑफ लो एनर्जी स्टेट इक्वल टू एच म्यू। फर्स्ट के हमारे पास न्यूक्लियर स्पिन स्टेट्स हैं प्लस माइनस हाफ फॉर प्रोटॉन, तो ये हमारे पास लो एनर्जी से लेकर हाई एनर्जी के दरमियान जो होते हैं वो अलाउड स्पिन स्टेट्स को हम क्या करते हैं, लिखते हैं। और ये स्टेट्स हमें कहाँ से इसकी इंफॉर्मेशन मिलती है, ये हमें मिलती है न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर्स की वजह से। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हमें ग्राफिक में इसको शो कर रहे हैं कि हमारे पास ये हम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ बी नॉट और हमारे पास टू स्पिन स्टेट्स हैं, हम प्रोटॉन की बात करते हैं, दोनों स्टेट्स के दरमियान एनर्जी डिफरेंस जो हम कहेंगे वो बहुत कम है। यहाँ हमने कोई फील्ड अप्लाई नहीं की हुई, नो फील्ड,
और लेकिन जब हम क्या करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इसमें क्या होगा कि ये दोनों एनर्जी स्टेट्स के दरमियान क्या होता है, डिफरेंस आ जाता है। और फर्स्ट के लिए हाई एनर्जी स्टेट, ये लो एनर्जी स्टेट है हमारे पास, और इन्हीं दो एनर्जी स्टेट्स के दरमियान क्या होती है, ट्रांजिशंस हो रही होती हैं। और ये एनर्जी डिफरेंस जो है वो इक्वल होता है कि कांस्टेंट है हमारे पास, और ये इक्वल टू बी नॉट, यानी कि जो एनर्जी सेपरेशन है किसी भी न्यूक्लियाई के टू एनर्जी स्टेट्स के दरमियान या ज़्यादा एनर्जी स्टेट्स के दरमियान है, वो डिपेंड करता है कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो वो टेस्ला में बताते हैं, इसके अलावा गॉस के अंदर भी बता सकते हैं। और जो है वो हर मैग्नेटिक फील्ड पर जो न्यूक्लियाई की जो स्पिनिंग फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है, वो फिक्स होती है, इस स्पिनिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और डेफिनेटली ये स्पिनिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो डिपेंड करती है एंगुलर मोमेंटम पे न्यूक्लियस की, और इसके अलावा आपने जो है कितनी स्ट्रेंथ की जो है वो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की हुई है, और इसे हम लार्मर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, ठीक है। कि जब हम न्यूक्लियस पे न्यूक्लियर अगर मौजूद हैं और हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उनके पास क्या होती है, वो प्रिसिशन की जो है वो, यानी रेजोनेंस स्पिनिंग की जो है वो क्या होती है, का फिनोमेना शुरू हो जाता है। और फिर हम इसी फ्रीक्वेंसी की जब हम क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो ये क्या होते हैं, ट्रांजिशंस होती हैं, और उन ट्रांजिशंस से जो एनर्जी इमिट होती है हम उसको क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। अब हम देखेंगे कि एनर्जी जो है वो किस तरह जो है मैग्नेटिक फील्ड और क्या कुछ और फैक्टर्स भी हैं क्या उन पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि हम डिफरेंट न्यूक्लियाई हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम है, कार्बन 13 है, इसके अलावा फास्फोरस है, फ्लोरीन, क्लोरीन, तो क्या सबके लिए एनर्जी सेपरेशंस की वैल्यू एक जैसी है या इनमें डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो है वो अगर फर्स्ट ये स्पिन है और जो इसकी ट्रांजिशन होती है तो ये अपनी स्पिन को क्या कर देता है, चेंज कर लेता है। तभी हम कहते हैं ये क्लॉकवाइज स्पिनिंग के बाद वो क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज स्पिनिंग जो है वो क्या करते हैं, शुरू कर देता है। और फिर हम रिलैक्सेशन के बाद जो है उसी एनर्जी को वो क्या करते हैं, इमिट करते हैं, जिससे हम रिकॉर्ड करके हम क्या करते हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाती है कि वो उस न्यूक्लियाई का, वो न्यूक्लियाई कहाँ अटैच है, मॉलिक्यूल में उसकी पोजीशन क्या है, और उसके तरफ इन्वायरमेंट क्या है, उसके साथ जो मौजूद और न्यूक्लिया है वो जो सिमिलर जो है वो नेचर के हैं, लेकिन मैग्नेटिकली क्या है उसमें डिफरेंस रखते हैं। डेल्टा ई जो है वो हम कहते हैं कि डेल्टा ई जो एनर्जी सेपरेशन बिटवीन टू स्टेट्स है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। इसके अलावा एक और फैक्टर जिसे हम मैग्नेटोगायरिक रेशियो कहते हैं, मैग्नेटोगायरिक रेशियो जो है वो इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू फॉर अ न्यूक्लियाई, और जैसा कि ये प्रोटॉन के लिए जो है वो 267.53 रेडियंस पर टेस्ला है, और इसी तरह कार्बन 13 के लिए 67.28 वैल्यू है, ड्यूटेरियम के लिए 41.1 है, और फ्लोरीन 19 के लिए 251.7, और फास्फोरस के लिए 108.3 है। और ये इनकी कांस्टेंट वैल्यूज हैं न्यूक्लियाई की, और ये कांस्टेंट रहती हैं। आप इसमें मैग्नेटिक फील्ड और जो है वो मैग्नेटिक फील्ड, हर मैग्नेटिक फील्ड पे जो मैग्नेटोगायरिक रेशियो की वैल्यू क्या है, ये कांस्टेंट है, लेकिन न्यूक्लियर चेंज होगा तो ये वैल्यू क्या हो जाती है, ये भी चेंज हो जाती है। तो इट्स अ रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटम to the ratio of applied magnetic field strength. रेडियंस पर टेस्ला इसका यूनिट है। ये जो वैल्यूज होती हैं, इन दोनों का जो रेशियो है, ये हमें क्या करते हैं, मैग्नेटिक गायरेको रेशियो की वैल्यूज हैं। मैग्नेटिक गायरेको रेशियो जो है ये हर न्यूक्लियाई का क्या होता है, अपनी एक जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है। इसके अलावा जो है वो जो एनर्जी जो है वो डेल्टा ई की वैल्यू जो है वो जो है, इसके अलावा ये द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द न्यूक्लियस इज क्वांटाइज्ड इन यूनिट्स h/2π। और हमारे पास जो इक्वेशंस हैं ये फर्दर मॉडिफिकेशंस हैं कि डेल्टा इक्वल टू गामा मल्टीप्लाई बाय h/2π एंगुलर मोमेंटम ऑफ द न्यूक्लियस जो है स्पिन, न्यूक्लियर स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और इसमें h म्यू इक्वल टू ये न्यूक्लियर स्पिन एंगुलर मोमेंटम है।
न्यूक्लियर स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और ये बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह बोहर एटॉमिक थ्योरी में जो स्टेशनरी ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट था कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू h/2π। तो h/2π जो है हम इस वैल्यू को जो है वो, क्योंकि न्यूक्लियर है, वो एक न्यूक्लियर स्पिन एंगुलर मोमेंटम की जो है वो प्रॉपर्टी है उसमें, और ये जो है अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक थ्योरी h/2π, और ये जो है वो स्टेशनरी ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होते हैं, सर्कुलर पाथ में क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि डेल्टा ई की जगह हम एच म्यू पुट कर देते हैं। एच म्यू इक्वल टू h/2 एच से कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास जो फाइनल फार्मूला है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू γ/2π स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये गामा की वैल्यू 2π किसी भी न्यूक्लियर के लिए क्या है, कांस्टेंट है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता चल जाए कि हम कितनी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो हम उस एनर्जी फ्रीक्वेंसी को हम जो है वो मालूम कर सकते हैं कि जिस फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, ट्रांजिशंस होंगी। तो हर जो है वो मुख्तलिफ स्ट्रेंथ की जो है मैग्नेटिक फील्ड को जो है वो यूज़ किया जा रहा है और अब यूज़ किया जा सकता है। अब जो है ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स भी हमारे पास कि जिनमें 200, 300 और 600 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसीज जो है उसमें की ट्रांजिशंस को जो स्टडी किया जाता है। अगर हम प्रोटॉन की बात करते हैं तो हमारे पास, अगर हम फील्ड स्ट्रेंथ 1.0 टेस्ला अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है, जो स्पिनिंग फ्रीक्वेंसी है, वो 42.6 मेगाहर्ट्ज़ की वैल्यू हमारे पास है। इसी तरह अगर हम ड्यूटेरियम की हम बात करें, अच्छा मैग्नेटिक एरर रेशियो की जो वैल्यू यहाँ पे 267.53 रेडियंस पर टेस्ला फॉर प्रोटॉन। मैग्नेटिक एरर रेशियो रेडियंस पर टेस्ला इज 267.53 फॉर प्रोटॉन। ड्यूटेरियम के लिए इसकी वैल्यू जो है वो 1 टेस्ला पर और फ्रीक्वेंसी 6.5 है, और 41.1 जो है मैग्नेटिक एरर रेशियो की वैल्यू है। कार्बन 13 जो है इसके 1.0 टेस्ला पर जो फ्रीक्वेंसी है, एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी 10.7 है मेगाहर्ट्ज़, और मैग्नेटिक एरर रेशियो जो है वो 67.28। इसी तरह फ्लोरीन जो है वो 1 टेस्ला पर और 40 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्प्शन की, और 251.7 मैग्नेटिक एरर रेशियो की वैल्यू है। और फास्फोरस 31 जो है वो 100% नेचुरल अबंडेंस और 1.0 टेस्ला, और फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्प्शन जो है वो 17.2 मेगाहर्ट्ज़ है, और इस मैग्नेटिक एरर की रेशियो जो है 108.3 है। तो इसमें हम देखें कि न्यूक्लियर चेंज की नेचर चेंज हो रही है, तो इस तरह जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो सिमिलर है, लेकिन फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्प्शन क्या है वो वेरिएशंस रखती हैं। अब हम देखते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या है, रेजोनेंस जो है वो न्यूक्लियर रेजोनेंस का फिनोमेना होता कैसे। मिसाल के तौर पर आपके पास जो हम ये हमारे पास न्यूक्लियस है और इसकी क्लॉकवाइज स्पिनिंग है, ये क्लॉकवाइज स्पिनिंग है यानी लो एनर्जी स्टेट है, और इसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होगी एक स्पेसिफिक में अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड पर। अगर फर्स्ट करें हम जो है वो वैल्यू 1.41 हमारे पास जो है 1.00 टेस्ला है, तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो 42.6 मेगाहर्ट्ज़ है। तो अब 42.6 मेगाहर्ट्ज़ जो फ्रीक्वेंसी जब यहाँ पे न्यूक्लियर के पास आएगी, तो इससे न्यूक्लियस जो है वो क्या करेगा, अपनी स्पिन को जो है वो हाई एनर्जी स्टेट्स पे क्या हो जाएंगे, मूव कर जाएंगे टू स्टेबलाइज द सिस्टम, और ये -1/2 जो है वो न्यूक्लियर स्पिन पे ट्रांजिशन होगी। ये फिर रिलैक्सेशन के बाद इस एनर्जी को क्या करेंगे, मिट करेंगे, और इस एनर्जी को हम क्या कर देते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं, और इससे हम इंफॉर्मेशन लेते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर, जिन न्यूक्लियर को हम क्या करते हैं, स्टडी कर लेते हैं। तो हर मैग्नेटिक फील्ड पर अपनी एक फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन होती है, तो 1.00 टेस्ला, और इसके अलावा ये 1 टेस्ला इक्वल टू 10,000 गॉस जो है वो इस इक्वल है। इसका
और एग्जांपल से भी जो है वो एक और तरीके से भी हम इसको समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये 2 स्टेट्स हैं, ये यहाँ पे एक न्यूक्लियस है और ये क्लॉकवाइज स्पिनिंग कर रहा है। इसके अलावा जब ये हाई एनर्जी स्टेट हमारे पास, यहाँ पे फर्स्ट कर लेते हैं हमारे पास हमने फील्ड अप्लाई की हुई है 1.41 टेस्ला और जिसमें फ्रिक्वेंसी है 60 मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है। और अब 60 मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी जब न्यूक्लियाई को जो है वो न्यूक्लियाई से इंटरेक्शन होती है तो ये अपनी स्पिन को चेंज कर, यानी हाई एनर्जी स्टेट्स पे क्या हो जाते हैं, ये शिफ्ट हो जाते हैं और अपनी स्पिन क्या कर देते हैं, ये चेंज कर लेते हैं। फिर आफ्टर रिलैक्सेशन, हाई एनर्जी स्टेट है, रिलैक्सेशन के बाद ये उस फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं, इमिट करते हैं, जिसे हम रिकॉर्ड करके क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन गेन करते हैं। ये एनर्जी जो है वो ये फिर क्या करें, इसी तरह हर न्यूक्लियाई में अपनी जो अलाउड न्यूक्लियर स्पिन स्टेट्स हैं और उनकी एनर्जीज हैं और उन एनर्जीज को क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है और उससे इंफॉर्मेशन गेन की जाती है। तो हमने इसमें देखा कि ये बेसिक्स इंफॉर्मेशन है। हम इसको स्टडी करेंगे और इन बेसिक्स पॉइंट्स को आप समझें ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर्स में हम मॉलिक्यूल्स को और मज़ीद हम इससे रिलेटेड NMR से रिलेटेड जो है वो इंफॉर्मेशंस के जो है वो डिस्कस करेंगे ताकि हमें इस टॉपिक पे कमांड हासिल हो सके, उसको अमल करें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।